दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। लास्ट क्लास के अंदर हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस किया था, स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था। उसमें हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिटेल में डिस्कस कर लिया था और आज हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट था और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाते हैं, इवन देन बॉन्डिंग की पोजीशन भी डिफरेंट हो जाती है। इसके एग्जांपल डिस्कस करते हैं, एक एक करके समझते हैं अपन। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर इट डिस्प्ले बाय अ कंपाउंड दैट हैव डिफरेंट लिगेंड विद इन देयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मेरे पढ़ने से रीडिंग से नहीं समझ में आएगा, अपन एग्जांपल से देखते हैं। तो इसके अंदर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म है, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म है और लिंकेज आइसोमेरिज्म है। इनमें से हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। वो देखो आप, हमारे पास जैसे एक ये एग्जांपल है CO NH3 होल 5 BrSO4। ये केमिकल फॉर्मूला है किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अब इसके दो आइसोमर पॉसिबल हैं, क्योंकि यहां पर क्या होगा, इनसाइड और आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर नंबर ऑफ, मैं एक दो एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा। तो एक तो ये हो गया CONH3 होल 5 SO4 Br, और दूसरा हो गया CONH3 होल 5 BrSO4। अब इसका नाम हो जाएगा, कोबाल्ट पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो अब आप निकाल सकते हो। तो ये यहां पर इसका नाम है टेट्राअमीन सल्फेटो, सल्फेट नहीं सल्फेटो, टेट्राअमीन सल्फेटो कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड। और यहां पर है पेंटाअमीन ब्रोमिडो कोबाल्ट 3 सल्फेट। तो यहां पर ब्रोमीन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और सल्फेट इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। यानी ये जो सल्फेट है, यहां पर जो सल्फेट है, इस केस में सल्फेट लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है। इस केस में सल्फेट लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है, और इस केस में ब्रोमीन Br- जो था वो लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है। यानी यहां पर ये जो ब्रोमीन है, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है कोबाल्ट के साथ। यहां पर ये सल्फेट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो यहां ब्रोमिडो बोलेंगे या सल्फेटो बोलेंगे, या इसको ब्रोमाइड बोलेंगे या इसको सल्फेट बोलेंगे। ये हम पहले पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। अब इसमें क्या हुआ, अब जब मैं इसको ये दोनों, इन दोनों का जो केमिकल फॉर्मूला हुआ ये हुआ, बॉन्डिंग दोनों में डिफरेंट है। अब अगर मैं इसको वाटर के अंदर डाल दिया, यानी मैंने इसका वाटर का सॉल्यूशन, इस दोनों को वाटर में डिसॉल्व करूंगा, तो हमेशा ध्यान रखना ये इस तरह के जो आयनिक कॉम्प्लेक्स हैं वो हमेशा वाटर में डिसॉल्व होंगे, और जब ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे तो जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो अनआयोनाइजेबल है। सेकेंडरी वैलेंसी के लिगेंड्स, सेकेंडरी वैलेंसी अनआयोनाइजेबल है, ये +1 और ब्रोमाइड, और ये किस में आयोनाइज हो गई है, सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब NH3 और Br सेकेंडरी वैलेंसी के मेंबर है, तो ये अंदर ही रहेंगे। या यूं बोलो, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो एज इट इज रहता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो ये लिगेंड होते हैं ये कभी आयोनाइज नहीं होते हैं, क्योंकि ये तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर यहां पर हुआ क्या है, इस पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर को इस नेगेटिव ने न्यूट्रल किया है। तो हमेशा ध्यान रखो, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये पॉजिटिव और ये ब्रोमाइड, इनके बीच में ये आयनिक बॉन्ड है, लेकिन NH3 और सल्फेट ने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है कोबाल्ट +3 के साथ।
यहां पर 5NH3 ने और एक ब्रोमीन ने कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई की है, ये अनआयनाइजेबल है, ठीक है। लेकिन इस पर +2 है और ये -2 है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है +2 वाला, तो इसको सल्फेट ने न्यूट्रल किया है। तो यहां पर क्या होगा, जब ये आयनाइज होगा तो ये होगा, तो ये आयोनाइजेशन इसके अंदर क्या हो गया, नाम से क्लियर है कि आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, जब इसके ये जो दोनों आइसोमर्स हैं, इसके ये जो दोनों आइसोमर्स हैं, ये इसके सॉल्यूशन में डिफरेंट आयंस देते हैं। ये ब्रोमाइड आयन रिलीज कोऑर्डिनेशन स्फीयर और के साथ ब्रोमाइड आयन रिलीज करेगा, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ सल्फेट आयन रिलीज करेगा। तो ये क्या है, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिव डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन। यहां देखो ब्रोमाइड आयन दिया, ये सल्फेट आयन दिया। फॉर एग्जांपल देयर आर 2 आइसोमर ऑफ द फॉर्मूला CONH3(BrSO4)। अब हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं लेबोरेटरी में कि हमारे को ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, और इसके दोनों आइसोमर दे रखे हैं। हमारे को एक बीकर में इसका सॉल्यूशन है, एक बीकर में इसका सॉल्यूशन है, लेकिन हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये वाला यही है और ये वाला यही है, मतलब समझना मैं क्या कह रहा हूं। ए और बी को आइडेंटिफाई करना है, इसके 2 आइसोमर हैं, ए है और बी है, ठीक है। ए और बी कौन से हैं, ये वाले दोनों हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर दोनों सॉल्यूशन के अंदर ए के अंदर भी AgNO3 भी डालूंगा और BaCl2 भी डालूंगा। तो यहां पर ब्रोमाइड आयन है, तो ब्रोमाइड आयन AgNO3 से रिएक्ट करेगा। ब्रोमाइड आयन किससे रिएक्ट, अगर मैंने इसमें AgNO3 का सॉल्यूशन डाल दिया, AgNO3 का सॉल्यूशन डाल दिया, तो Ag+Cl- है, तो AgBr का येलो प्रेसिपिटेट आएगा। कौन सा प्रेसिपिटेट आएगा, येलो प्रेसिपिटेट आएगा। तो जो हमारे को AgNO3 के साथ, जो हमारे को AgNO3 मैंने A में भी AgNO3 का सॉल्यूशन डाल दिया और B में भी AgNO, क्योंकि ये दोनों है लेकिन हमको मालूम नहीं है कि कौन से हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसके 2 आइसोमर्स हैं, A और B, जो ये हैं, लेकिन इनिशियली हमको मालूम नहीं है A कौन सा है, B कौन सा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, दोनों सॉल्यूशन में पहले AgNO3 डाल दिया, इसमें भी AgNO3 डाला, इसमें भी AgNO3 डाला। तो यहां पर तो इस केस में तो AgBr का येलो प्रेसिपिटेट आएगा और इस केस में AgNO3 के साथ येलो प्रेसिपिटेट नहीं आएगा। तो क्योंकि हमको मालूम है कि AgBr का AgNO3 जब ब्रोमाइड आयन से Ag+ ब्रोमाइड आयन से रिएक्ट करता है तो AgBr का येलो प्रेसिपिटेट देता है। तो जो सॉल्यूशन AgBr के साथ जो सॉल्यूशन AgNO3 सॉल्यूशन के साथ AgBr का येलो प्रेसिपिटेट देता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ब्रोमाइड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो फॉर्मूला ये बन जाएगा, क्योंकि हमको फिर ब्रोमाइड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर रखना है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा ये है कि ना हमने क्या किया, A और B दोनों हमारे पास अलग अलग बीकर में दोनों के सॉल्यूशन है। अब हमने क्या किया, दोनों ही सॉल्यूशन के अंदर BaCl2 डाल दिया। क्या डाल दिया, BaCl2। दोनों में क्या डाल दिया हमने, BaCl2 डाल दिया। तो Ba+2 जो होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका जो Ba+2 है और 2 क्लोराइड है, तो ये जो Ba+2 है वो इससे रिएक्ट करके BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। कौन सा प्रेसिपिटेट देगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। और यहां पर इस तरह का व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। तो अब क्योंकि BaBr2 का कोई कलर नहीं होता है, लेकिन BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है और वो इनसोल्यूबल है, और इधर से BaBr2 सोल्यूबल भी है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम इसके अंदर BaCl2 डालेंगे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखेगा, लेकिन इसके अंदर जब हम BaCl2 डालेंगे तो एकदम इमीडिएटली BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा। तो अगर मैंने हमारे पास इसके दोनों A और B जो 2
आइसोमर है, इनके दो अलग अलग सॉल्यूशन हमको गिवन है, तो जिसमें मैं BaSO4 डालता हूं और BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, तो मैं बोलूंगा उस बीकर में ये वाला कॉम्प्लेक्स का सॉल्यूशन है। और फिर दोनों में AgNO3 डालता हूं और AgNO3 डालने पर AgBr का येलो प्रेसिपिटेट मिलता है, तो मैं बोलूंगा उस बीकर में ये वाला इस वाले कॉम्प्लेक्स का सॉल्यूशन है। तो इस तरह से हम टेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो और ये क्लियर हो गया कि आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या है। एक और एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। जैसे प्लेटिनम का 6 कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे Pt NS3 होल 4 Cl2 Br2, ठीक है। अब जैसे ये एग्जांपल बनाया मैंने जस्ट समझाने के लिए, तो अब इसमें क्या हो गया, अब वापस ये दो तरह के होते हैं, A और B। अब ये भी A और B होंगे, तो एक तो ऐसा बन जाएगा, Cl2 Br2, और दूसरा Pt NS3 4 Br2, दोनों अंदर और Cl2, ठीक है ना। और भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, लेकिन मैं अभी सिंपली डिस्कस कर रहा हूं। तो यहां पर ये हो गया, क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट को पिछले वाले एग्जांपल में डाउट आया या कुछ भी है, तो दो एग्जांपल से तो कंसेप्ट क्लियर हो ही जाएगा। अब ये देखो, जैसे यहां ये सेंटर में Pt लिख दिया, और अब यहां पर भी 6 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, और यहां पर भी 6 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। ठीक है। अब यहां पर देखो, ठीक है, मैं यहां सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, इसके भी सिस और ट्रांस बनेंगे, ठीक है ना। जैसे इसका ये ट्रांसफॉर्म हो गया, लेकिन वो हम पढ़ चुके हैं, तो अभी अब हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। दोनों Cl आमने सामने लिख दिए तो ट्रांस है, लेकिन अगर मैं एक यहाँ ये वाला NS3 इधर ले लूं और इधर Cl ले लूं, तो ये सिस हो जाएगा। लेकिन अभी मैं सिस ट्रांस की बात नहीं कर रहा हूं, अभी हम आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो इसमें क्या हो गया, ये दोनों इनसाइड ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, और ये Br माइनस और ये Br माइनस हो गया, ठीक है। और इसका नेम क्या हो जाएगा, टेट्राअमीन डाइक्लोरिडो प्लेटिनियम ब्रैकेट में 4 ब्रोमाइड। इस प्लेटिनम पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो यही आएगी। और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, तो यहां पर NS3 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 4 NS3 आ गए, और यहां Br आ गए। तो देखो बॉन्डिंग डिफरेंट हो गई, या Cl के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, यहां Br के साथ है। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ऐसा नहीं था, बॉन्डिंग सेम थी, लिगेंड्स की पोजीशन उधर उधर थी। अब जैसे ये क्लोराइड, ये +2, तो ये दोनों एक दूसरे का आयोनाइजेशन आइसोमर्स है। अब इसके लिए इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 2 फॉर्म बनेंगे, एक सिस और एक ट्रांस। इसका भी एक सिस और एक ट्रांस। तो कुल मिला के अगर हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें, तो ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में आएगा। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। अब यहां पर देखो, क्लोरीन इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो ये दोनों क्लोरीन अनआयोनाइजेबल है। मैंने कहा ना सेकेंडरी वैलेंसी अनआयोनाइजेबल होती है, मतलब ये चारों NS3 और ये दोनों Cl अनआयोनाइजेबल है, ये नहीं रिलीज होंगे। जब इसको वाटर में डालेंगे तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर अलग हो जाएगा और वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर अलग हो जाएगा। तो आई थिंक इस एग्जांपल से और अच्छा डिस्प्ले हो रहा है कि ये तो आयोनाइज होकर ब्रोमाइड आयन देगा। अब जैसे मैंने वाटर में डाला तो ये 2 ब्रोमाइड आयन देगा। अब मैं इसके अंदर, अब अगर इस सॉल्यूशन में अगर मैं दोनों में मैंने AgNO3 डाला, ठीक है,
दोनों में मैंने AgNO3 डाला, इसमें भी AgNO3 सॉल्यूशन डाल दिया और इसमें भी AgNO3 सॉल्यूशन डाल दिया। तो ये तो दे देगा येलो प्रेसिपिटेट ऑफ AgBr और ये दे देगा व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl। तो जो AgCl का केवल व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है तो हम बोलेंगे ये वाला कॉम्प्लेक्स है। जो AgNO3 के साथ AgBr का येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है तो ये है, और ये दोनों एक दूसरे के आयोनाइजेशन क्या है? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, आइसोमर्स है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं अपन। तो ये डिफरेंट आयंस दे रहे थे सॉल्यूशन के अंदर। अब हम नेक्स्ट पर आए तो हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म क्या होता है? देखो, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म में जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वैसे इसको सोलवेटेड आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ज्यादा बेस्ट नेम है सोलवेटेड, ध्यान देना। इसको आप क्या बोलो? सोलवेटेड आइसोमेरिज्म, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमेशा सॉल्वेंट क्या हो, वाटर ही हो, तो इसको सोलवेटेड आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। ज्यादा ये एक तरह से ब्रॉड नेम है और ये लिमिटेड नेम है, यानी ये तभी हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म तभी बोलेंगे जब वाटर सॉल्वेंट हो, लेकिन अगर सॉल्वेंट चेंज हो जाता है तो फिर उसको हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म नहीं बोलते, सॉल्वेटेड। क्योंकि वाटर सॉल्वेंट है तो कभी अल्कोहल भी सॉल्वेंट हो सकता है, कभी अमोनिया भी सॉल्वेंट हो सकता है। खैर, तो हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म क्या है? इसका एक बेस्ट एग्जांपल है CrCl3.6 H2O से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो CrCl3.6 H2O, तो इसके अंदर जो आइसोमेरिज्म है CrCl3.6 H2O, क्रोमियम पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, Cr+3। अब यानी प्राइमरी वैलेंसी तो +3 है और क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो यहां पर क्या हो जाता है? एक तो ये बनता है CrH2O6Cl3 और दूसरा CrH2O5Cl2.H2O। जिस क्लियर कर रहा हूं, ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है बेटा। CrH2O5Cl2Cl.2H2O। और वैसे 3 यहां पर 3 आइसोमर लिखे हुए हैं, पर मैं क्लियर कर दूं 4 आइसोमर बन जाएंगे। ये देखो, एक ये वाला भी बन सकता है। .3H2O। अब अपन इसका 3D डायग्राम नहीं बनाते हैं, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत अब कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं आपके। तो यहाँ 6 मॉलिक्यूल या 6 वाटर मॉलिक्यूल सेकेंडरी वैलेंसी, क्रोमियम की सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी 6 के 6 वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ठीक है, और 3 क्लोराइड आयनाइजेबल है। तो अगर मैं इसको आयनाइज करूंगा तो ये इस तरह से आयनाइज हो जाएगा 3H2O होल 6 +3 3Cl-। ठीक है, अब यहां पर 5 वाटर मॉलिक्यूल क्रोमियम की सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं और क्रोमियम की सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, तो 6 में से 5 तो वाटर से सेटिस्फाई हो रही है, 1 क्लोरीन से। या क्रोमियम की सेकेंडरी वैलेंसी 6 है और 6 के 6 वैलेंसी किससे सेटिस्फाई हो रही है? वाटर से। यानी यहां वाटर इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, वाटर लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है, वाटर का कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है क्रोमियम के साथ। यहां पर क्रोमियम की 6 सेकेंडरी वैलेंसी, इनमें से 5 वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड की तरह एक्ट कर रहे हैं, 5 वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड की तरह एक्ट कर रहे हैं और क्रोमियम के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, और एक क्लोरीन
क्रोमियम के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर क्रोमियम की टोटल 6 सेकेंडरी वैलेंसी को कंप्लीट कर रहा है, यानी 5 मॉलिक्यूल वाटर और 1 मॉलिक्यूल क्लोरीन इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। और अब ये जो वाटर है ये वाटर ऑफ हाइड्रेशन हो गया, जैसे हम लिखते हैं ना Na2SO4 पॉइंट डॉट H2O, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल दो तरह से अटैच हो सकता है, एक तो लिगेंड की तरह, जो या 6 मॉलिक्यूल लिगेंड की तरह, या 5वें मॉलिक्यूल लिगेंड की तरह, या 4 मॉलिक्यूल लिगेंड की तरह, या 3 है। ये आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला है, ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे हम देखते हैं ना Na2SO4 0.6 H2O, MgCl2 0.6 H2O, CaCl2 0.5 H2O, इस तरह से हम देखते हैं। तो ये सारे जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो आयन डायपोल अट्रैक्शन से जुड़े हुए रहते हैं। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। यानी ये वाटर मॉलिक्यूल लूजली बाउंडेड है, और क्लोराइड के साथ, क्योंकि ये Cl- है और ये वाटर है, तो वाटर के हाइड्रोजन पर क्या है, वाटर के हाइड्रोजन पर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएंगे हाइड्रोजन, तो ये वाटर का डायपोल बन गया। ये वाटर के डायपोल्स हैं, ये एक डायपोल, ये दूसरा, और ये क्लोराइड आयन है, तो इनके बीच में ये वाला फोर्स क्रिएट हो जाता है। इस फोर्स को, ये क्या है, आयन डायपोल, तो इसको दिस फोर्स इज कॉल्ड आयन डायपोल अट्रैक्शन। तो यहां पर ये वाटर मॉलिक्यूल इनके साथ आयन डायपोल अट्रैक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, और ये आयन डायपोल अट्रैक्शन वीक फोर्स है। ये ध्यान रखना, आयन डायपोल अट्रैक्शन इज अ नॉट स्ट्रॉन्ग फोर्स, इट इज अ वीक फोर्स। तो ये वीकली हेल्ड है, यानी ये H2O, ये जो H2O है वो इस क्लोराइड से इजीली सेपरेट हो जाएगा। थोड़ा सा भी फोर्स मिले, थोड़ा सा भी ड्राइविंग फोर्स मिले, तो एक दूसरे से अलग अलग होके बिखर जाते हैं। तो यहां पर इन दोनों, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इन क्लोराइड्स के साथ आयन डायपोल अट्रैक्शन, मैंने बताया क्लोराइड का जो आयन है Cl- है, और वाटर का जो डायपोल है उसके बीच में अट्रैक्शन है। तो ये जो आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाटर मॉलिक्यूल आप देख रहे हो, ये वाटर मॉलिक्यूल लूजली हेल्ड है, जबकि ये वाले वाटर मॉलिक्यूल स्ट्रांगली हेल्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से हेल्ड है। यहां पर क्या हो गया, यहां पर क्रोमियम प्लस, या क्रोमियम के ये 4 मॉलिक्यूल क्रोमियम प्लस 3 के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, और ये 2 क्लोराइड बना रहे हैं। यहां पर 3 वाटर बना रहे हैं और 3 क्लोराइड बना रहे हैं। यानी क्लियर है कि यहां पर कोऑर्डिनेट, यहां पर अल्टीमेटली क्या हो गया, आप ये देख रहे हो कि दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइज when different number of water molecule are present inside the coordination sphere। देखो यहाँ एक या इनसाइड 6 है और आउटसाइड 0 है, या इनसाइड 5 है आउटसाइड 1 है, इनसाइड 4 है आउटसाइड 2 है, इनसाइड 3 आउटसाइड। तो ये 4 आइसोमर्स पॉसिबल है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा पेंटा एक्वा क्लोरिडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड मोनोहाइड्रेट। इसको लिखेंगे मोनोहाइड्रेट। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, पहली बार इस तरह का यूपीसी नेम आया है मेरे इस क्लास के अंदर। ये देखो, इसका वापस नाम सुनो, पेंटा एक्वा। ये क्लोराइड नहीं बोलेंगे, ये लिगेंड है, तो ये क्लोरिडो है। इनसाइड जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा तो इनको तो हम क्लोरिडो बोलेंगे, जो आउटसाइड है उनको क्लोराइड बोलेंगे। तो ये तो है क्लोराइड क्लोराइड क्लोराइड, या 3 क्लोराइड है, या 2 क्लोराइड है, या 1 क्लोराइड है, या 1 क्लोरिडो है, या 2 क्लोरिडो है, या 3 क्लोरिडो है। क्लोरिडो कब बोलेंगे, जब वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। तो यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटा एक्वा क्लोरिडो क्रोमियम क्लोराइड मोनोहाइड्रेट। या मोनोहाइड्रेट लगाना जरूरी है, लेकिन यहां वैसे ही चलेगा, क्योंकि वो 1 2 3 इसमें डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, इसीलिए। अब ये हो जाएगा टेट्रा एक्वा डाई क्लोरिडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड डाइहाइड्रेट। ट्राई एक्वा ट्राई क्लोरिडो क्रोमियम ट्राइहाइड्रेट। तो ये जो बार है उनको हम हाइड्रेटेड बोलते हैं। जैसे Na2SO4 0.10 H2O था, या Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट,
हम 11 में पढ़ते थे, तो इसको क्या बोलते थे? Na2CO3.10H2 क्या बोलते थे? सोडियम कार्बोनेट टेट्राहाइड्रेट। तो इसका मतलब जब टेट्राहाइड्रेट बोल रहे हैं, जब अपन किसी वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रेट बोल रहे हैं, ये मोनोहाइड्रेट, ये डाइहाइड्रेट, ये ट्राइहाइड्रेट, ये डेकाहाइड्रेट, तो ये जब हम हाइड्रेट वर्ड यूज करें, ध्यान रखना, जब हम हाइड्रेट वर्ड यूज करें, इसका मतलब वो वाटर मॉलिक्यूल वीक आयन डायपोल अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है या फिर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है, कुल मिलाकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से जुड़ा हुआ है, जो कि वीक है, और ऐसे वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टल को मॉलिक्यूल से इजीली अलग हो जाते हैं। लेकिन जब मैं एक्वा बोलूं तो समझ जाओ वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है, मजबूती से जुड़ा हुआ है, उसका निकलना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, उसका मॉलिक्यूल से अलग होना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। तो यहां पर ये हो गया। अब इस पे देखो, अब ये अंडरस्टैंड रखना, 3D 4D, ठीक है। तो अब यहां ध्यान दो, अब मैं जब ये जो होगा तो CrH2O होल 5 Cl प्लस 2 Cl माइनस एंड 1 H2O, ये इजीली सेपरेटेबल है। इसी तरह से इसका क्या हो जाएगा? इसका ये हो जाएगा CrH2O होल 4 Cl2 प्लस Cl माइनस प्लस 2H2O, और ये CrH2O होल थ्राइस Cl3 प्लस 3 मॉलिक्यूल H2O। तो ये इस तरह से आयनाइज हो जाएंगे। हमारे पास ये 4 आइसोमर्स हैं इसके, ठीक है ना, ये हमारे पास इसके 4 आइसोमर्स हैं, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, अब इसमें जो क्वेश्चन आता है, तो ये 4 आइसोमर है, 1 2 3, तो हमारे पास 4 डिफरेंट बीकर हैं, इस चारों के अलग अलग सॉल्यूशन है। एक में इसका सॉल्यूशन है, दूसरे में इसका, तीसरे में इसका, चौथे में इसका। तो जैसे हम इसको वाटर में डालेंगे तो इसका जो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा उसमें 4 आयंस होंगे। कितने आयंस हो जाएंगे? 4 आयन हो जाएंगे। एक तो CrH2O होल 6 प्लस 3 का, और 3 क्लोराइड। तो टोटल आयंस कितने हो गए? इसके टोटल आयन हो गए 1 प्लस 3, टोटल आयन 4 हो गए। सेकंड वाले के टोटल आयंस कितने हो गए? एक तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का ये वाला आयन 1 और 2 क्लोराइड, तो ये 3 आयंस देगा। तो ये सॉल्यूशन में 4 आयंस प्रोड्यूस करेगा, 1 ये रहा और 3 ये रहा, 1 प्लस 3, 4 आयंस, ठीक है। ये भी तो आयन ही है ना बेटा, तो एक तो ये आयन आ जाएगा, एक तो ये वाला आयन आ जाएगा, और 3 ये आयन आ जाएंगे, तो 4 आयंस होंगे सॉल्यूशन में, ठीक है। इसके 4 आयंस हो गए। अब ध्यान दो, इसी तरह से इसके 3 आयंस होंगे, इसके 2 आयंस होंगे, इसका 1 नहीं होगा। तो इसमें जो क्वेश्चन, जो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करते हैं, वो बोल देते हैं कि हमारे पास चारों के इक्विमोलर सॉल्यूशन है, तो किसकी आयनिक कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगी? सबसे ज्यादा आयनिक कंडक्टेंस इसकी होगी, क्योंकि आयनिक कंडक्टेंस नंबर ऑफ आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जो आयनिक कंडक्टेंस होगी वो सबसे ज्यादा इस सॉल्यूशन की होगी, आयंस ज्यादा है। फिर आयंस घटे, आयनिक कंडक्टेंस और घटी, आयनिक कंडक्टेंस और घटी, और इसकी आयनिक कंडक्टेंस लीस्ट होगी या न के बराबर होगी, क्योंकि वाटर की जो वाटर भी अगर ये प्योर फॉर्म है, अगर ये प्योर है सॉल्यूशन, तो इसकी आयनिक कंडक्टेंस 0 होगी, लेकिन इन दोनों की होगी, और सबसे हाईएस्ट आयनिक कंडक्टेंस फर्स्ट वाले सॉल्यूशन की होगी, इस फोर्थ वाले की 0 आयनिक कंडक्टेंस होगी। फर्स्ट से कम आयनिक कंडक्टेंस सेकंड की होगी, सेकंड से कम थर्ड की होगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो रहे हैं सॉल्यूशन में। इसके सॉल्यूशन में 4 आयंस है, इसके 3 हैं और इसके 2 हैं, 1 और 2। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि दूसरा क्वेश्चन आपको ये पूछ सकते हैं कि हमारे पास इन चारों आइसोमर्स के सॉल्यूशन है, और हम इसमें चारों सॉल्यूशन के अंदर AgNO3 डाल रहे हैं, तो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट किसके साथ नहीं आएगा? तो फोर्थ वाले के साथ AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं आएगा, क्योंकि तीनों के तीनों जो क्लोरीन है यहाँ, वो एज अ लिगेंड है, क्लोरिडो है, तो ये तीनों के तीनों अनआयोनाइजेबल है। मैंने क्या कहा, जो लिगेंड, जो हैं, जो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी क्रोमियम की सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, तो 3 वाटर से पूरी हुई, 3 Cl माइनस से पूरी हुई, तो ये अनआयोनाइजेबल रहेगा, यानी ये क्लोराइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, मजबूती से जुड़ा हुआ है।
ये स्प्लिट हो जाएंगे। तो और सबसे ज्यादा AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट किसके साथ आएगा? सबसे ज्यादा इसके साथ आएगा। खैर इसमें क्वेश्चन ये बनेगा कि किसके साथ नहीं आएगा, तो फोर्थ वाले के साथ नहीं आएगा। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। और कौन सा क्रिस्टल को हीट करने पर वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट नहीं होगा? तो फर्स्ट। किसको हीट करने पर वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट बिल्कुल नहीं होंगे? फर्स्ट, क्योंकि 6 के 6 वाटर मॉलिक्यूल किसके साथ हैं? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। तो इस तरह के कुछ, क्योंकि देखो इस तरह के कांसेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। कॉम्पिटिटिव में तो ऑब्जेक्टिव आते ही है, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में भी ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो इस वजह से आपको है ना, आपके कंसेप्ट चेक करने के लिए दे देंगे कि है ना इसके 4 आइसोमर हैं, तो उस आइसोमर का IUPAC नेम लिखो जो जिसको हीट करने पर वो वाटर एलिमिनेट नहीं करेगा। तब ये आपको ये फॉर्मूला दे देंगे और बोलेंगे कि इसका उस आइसोमर का IUPAC नेम और फॉर्मूला लिखो जो AgNO3 के साथ वाइट प्रेसिपिटेट नहीं देगा। तो ये इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। और अब अपन ये हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म आपको समझ में आ गई। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इस कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है बेटा? इसमें दोनों स्फीयर कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और एनायनिक कॉम्प्लेक्स दोनों मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं IUPAC में। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, मेरे पास ये है CO NH3 होल 6 +3 है, और CrCN होल 6 -3 है। तो ये दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये जब दोनों एक दूसरे से कंबाइन करेंगे तो एक नया कंपाउंड बना देंगे और ये चार्ज एक दूसरे के न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो इस तरह के इसमें क्या, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में केटायन भी पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और एनायन भी नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग बोथ केटायन एंड एनायन कॉम्प्लेक्स आयन। ये केटायन कॉम्प्लेक्स आयन है, ये एनायन कॉम्प्लेक्स आयन है। अब इसमें इसके 2 आइसोमर बन सकते हैं। अब लिगेंड इंटरचेंज कर लो, CO या मेटल एक्सचेंज कर लो, लिगेंड एक्सचेंज कर लो, एक ही बात है। तो Cr इधर ले लिया, Cr NH3 होल 6 CO CN होल 6। तो ये 2 डिफरेंट आइसोमर बन गए बेटा। अब ये दोनों आइसोमर है, इसमें क्या किया, सेंटर मेटल इधर कर दिया। तो अब इसका जो IUPAC नेम बनता है वो लेफ्ट राइट चलेगा। इसका IUPAC नेम बनेगा हेक्साअमीन AMM हेक्साअमीन कोबाल्ट ही आएगा ब्रैकेट में 3rd, क्योंकि इस कोबाल्ट पर ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd है, इस पे भी +3 है, +3 है दोनों पर। ठीक है, तो हेक्साअमीन कोबाल्ट 3rd, हेक्सासाइनो, और ये कौन सा, ये तो +3 वाला है और ये -3 वाला है। ठीक है ना, देखो ये अलग चीज होती है और ये अलग चीज होती है। ये तो हो गई सेकेंडरी वैलेंस, ये सेकेंडरी वैलेंस। तो क्या हो जाएगा, हेक्साअमीन कोबाल्ट 3rd, हेक्सासाइनो क्रोमेट हो जाएगा बेटा इसका। क्यों? क्योंकि नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ मेटल के साथ 8 आता है, या तो कोबाल्ट आएगा या क्रोमेट आएगा। और यहां पर हो जाएगा, इसका IUPAC नेम हो जाएगा हेक्साअमीन क्रोमियम 3rd, हेक्सासाइनो कोबाल्टेट 3rd। तो ये 2 डिफरेंट नेम भी देखो डिफरेंट है, फॉर्मूले भी डिफरेंट है, लेकिन कंबाइंड फॉर्मूला सेम हो जाएगा। तो इन दोनों को हम कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहेंगे, और इस फिनोमेना को हम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। और NCERT में यही एग्जांपल दिया हुआ है। इसके अलावा भी हम ये देख सकते हैं
अदर एग्जांपल में ले लूं तो प्लेटिनम। इस तरह से अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप खुद भी है ना बना सकते हो एग्जांपल। अब Cu, अब इस मेटल को इधर और इधर कर दो, सबसे बेस्ट है। ठीक है, टेट्रामीन प्लेटिनियम सेकंड, ठीक है, टेट्राक्लोरिडो क्यूप्रेट सेकंड, और यहां जाएगा टेट्रामीन कॉपर सेकंड, टेट्राक्लोरिडो प्लेटिनेट सेकंड। ये भी दोनों कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स में आएंगे। तो इसके एक दो एग्जांपल याद रख लो, और याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो सेंटर मेटल, आप इस प्लेटिनम की जगह आप इसकी जगह जिंक भी ले सकते हो, यहां पर प्लेटिनम ले लो, टाइटेनियम ले लो, इस तरह से कुछ भी ले सकते हो आप अपने हिसाब से। मेरे कहने का मतलब आप अपने हिसाब से फॉर्मूला बना सकते हो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब ये जो है लिंकेज आइसोमर, लिंकेज आइसोमेरिज्म एम्बिडेंट लिगेंड शो करते हैं। एम्बिडेंट लिगेंड जैसे SCN हो गया, तो इसमें ये एम्बिडेंट लिगेंड वो होते हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बाइडेंटेड लिगेंड, सॉरी बाइडेंटेड लिगेंड तो वो होते हैं जो जिनमें दो डोनर साइड होती है और एट ए टाइम दोनों डोनर साइड से डोनेट कर सकते हैं, उनको बाइडेंटेड बोलते हैं। ठीक है, इनमें भी दो डोनर साइड होती है पर एट ए टाइम वन से ही दे सकते हैं। ठीक है, क्यों, ये डिस्कशन कर चुका हूं मेरी सेकंड क्लास के अंदर, ढंग से देखो वीडियो। ठीक है, और ये हो गया बाइडेंटेड, सॉरी ये हो गया एम्बिडेंट, ये सारे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। इनमें टू डोनर साइड है पर एट ए टाइम ये वन ही देंगे, एट ए टाइम ये क्या देते हैं, वन ही देते हैं। और ये हो जाएगा ये साइनाइड NO2। ये डिस्कशन पहले भी हो चुका है मेरा, इवन देन ये आइसोमेरिज्म भी मैंने डिस्कस कर रखी है, अगर आप जिन्होंने मेरी क्लासेस ढंग से देखी है पहले वाली, ये आटेम की। तो ध्यान दो, अब जैसे इसमें ये एग्जांपल है, इसका एग्जांपल ले रहा हूं मैं, CONH3 होल 5 NO2 Cl2। ये एक, अब इसके दो पॉसिबल हैं। इसमें से एक का फॉर्मूला हम यूं लिखते हैं, CONH3 होल 5 NO2 Cl2, और दूसरे वाले का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं CONH3 होल 5 ONO Cl2। देखो ये दोनों लिखे हुए यहां पर। अब इसमें इसका दोनों में डिफरेंस देखो, लिंकेज डिफरेंट है। यह कोबाल्ट ले लिया, ये कोबाल्ट ले लिया सेंटर में, और ये NH3 है, तो ये 5NH3 1 2 3 4 और ये Cl माइनस +2 है। थोड़ा इधर ले लेते हैं स्पेस को। तो ये हो जाएगा CO
ये लैंग्वेज भी आप रीड करते रहा करो, और बहुत पैरेलल अच्छी लैंग्वेज लिखी हुई है। और ये +2 तो Cl माइनस Cl माइनस, जैसे यहाँ है। अब देखो यहां पर क्या NO2 है, तो यहां पर ये NO2, ये देखो, ठीक है। यहां पर क्या है, ONO है, तो फर्क देखो बेटा, फर्क लिंकेज का है, डिफरेंस लिंकेज का है। यहां पर देखो ये एम्बिडेन लिगेंड है, 2 डोनर साइट है, तो यहां पर नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है कोबाल्ट के साथ, और यहां ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है कोबाल्ट के साथ। तो इन दोनों में डिफरेंस हो गया, तो प्रॉपर्टी में भी डिफरेंस हो गया। तो ये तो हो गया रेड कलर का, और ये हो गया येलो कलर का, ठीक है ना। ये वाला तो येलो कलर का और ये वाला रेड कलर का। ये वाला तो ये देख ही रहे हो, दिस वन, ठीक है, यही है। नेमिंग में भी मैंने क्लियर किया था कि इसका नेम हो जाएगा, इसका जो नेम है, इसका नेम लिख रहा हूं, इसका नेम हो जाएगा पेंटाअमीन नाइट्रिटो एंड कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, ये नेम इसका है पहले वाले का। और अगर इसका नाम लिखूं मैं, तो ये जो दो हैं, तो इसका जो नेम है वो हो जाएगा पेंटाअमीन, ठीक है। ये तो इसका नाम हो गया, ठीक है ना। और इसके नेम के लिए क्या करेंगे, इसका नाम भी यही होगा, पेंटाअमीन नाइट्रेट, और एन की जगह ओ लगा दोगे, इसका नाम तो क्या हो जाएगा, इसका नाम हो गया पेंटाअमीन, और इसका नाम यहां लिख देता हूं नीचे। इस रेड वाले का नाम जो है वो हो जाएगा पेंटाअमीन नाइट्रिटो ओ कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, ठीक है। ये वाला इसका नाम हो गया। तो ये लिंकेज आइसोमर हो गया। अब इस पे बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, अगर ये क्लास आपने ढंग से अटेंड की है तो आप इसके क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहां पर ये है, अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स ऑर्डर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, आप ट्राई करो खुद, अभी कराया क्वेश्चन मैंने, ठीक है। अब इसकी कंडक्टिविटी सबसे कम होगी क्योंकि तीनों क्लोराइड इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, या 2 क्लोराइड आउटसाइड द, तो ये देखो सबसे ज्यादा जो कंडक्टिविटी होगी वो इस ब्लैक वाले की होगी, क्योंकि ब्लैक वाले 3 क्लोराइड आयन देगा, और ब्लू वाला 2 क्लोराइड आयन देगा, ग्रीन वाला 1 क्लोराइड आयन देगा, और रेड वाला 1 भी क्लोराइड आयन नहीं देगा। बिल्कुल मैंने एग्जांपल लिया था, वहां NH3 की जगह यहाँ H2O डाल दिया है, और Cl तो Cl की जगह Ca दिया है, और कोबाल्ट दे दिया है, जबकि मैंने क्रोमियम लिया था, या मैंने यहाँ क्रोमियम लिए थे, NH3 की जगह वाटर लिया था। तो ये भी सॉल्वेटेड, अगर आपको ये पूछा जाए, चलो ये बहुत अच्छी बात आ गई हमारे सामने, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कौन से आइसोमर्स हैं, तो सॉल्वेटेड आइसोमर्स हैं। कौन से आइसोमर्स हैं, क्योंकि यहां अमोनिया सॉल्वेंट की तरह है, अमोनिया सॉल्वेटेड है, तो ये सॉल्वेटेड आइसोमर्स है। मैंने क्या कहा, वाटर जब यहां अगर वाटर होता बेटा, NH3 की जगह वाटर होता तो हाइड्रेटेड आइसोमर्स हैं, और यहां वाटर होता तो हम बोलते हैं हाइड्रेटेड आइसोमर्स हैं, या NH3 है तो अमोनेट आइसोमर्स है, हाइड्रेटेड। तो उसी तरह से ATE सफिक्स लग रहा है, तो यहां पर अमोनेट
AT सफिक्स लगाएंगे, तो इनको बोलेंगे अमोनेट आइसोमर्स। और कॉमनली क्या बोल सकते हैं, सोलवेटेड आइसोमर्स। तो आप इनको सोलवेटेड आइसोमर बोल रहे हो तो भी आंसर सही है, अमोनेट आइसोमर्स बोल रहे हो तो भी सही है। जैसे वो CrCl3.6H2O, उनको हाइड्रेटेड आइसोमर्स बोल रहे हो तो भी सही है। हाइड्रेटेड जब वाटर है तो हाइड्रेटेड आइसोमर्स बोलना है, जब NH3 है तो जब वाटर है तो हाइड्रेटेड आइसोमर्स बोलने हैं, जब NH3 है, अमोनिया है तो अमोनेटेड आइसोमर्स बोलते हैं। लेकिन कॉमन नेम अगर दोनों के लिए पूछा जाए तो ये सोलवेटेड आइसोमर्स है। अच्छा, अब ये देख लो, ये तो रेड वाला तो कोई आयन देगा ही नहीं। ब्लू वाला कितने आयन दे देंगे? ब्लू वाला जो आयनाइज हो जाएगा वो हो जाएगा CO NH3 होल 5 Cl, ठीक, +2 and 2 क्लोराइड। जो ब्लैक वाला कितने आयन देगा? जो ब्लैक वाला है वो कितने आयन देगा? ब्लैक वाला जो आयन देगा वो देगा 3 क्लोराइड जो अभी और ग्रीन वाला क्या देगा? COCl2 NH3 होल 4 +1 and Cl-। तो सबसे ज्यादा आयन कौन दे रहा है? ब्लैक वाला। तो ब्लैक वाले की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, आयनिक कंडक्टिविटी, और रेड वाले की आयनिक कंडक्टिविटी सबसे कम होगी। जो रेड वाला है उसके जो रेड वाला है वो AgNO3 के साथ क्या नहीं देगा? वो AgNO3 के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं देगा, जबकि ये तीनों AgNO3 के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देंगे। द मोलर कंडक्टेंस, अब देखो ये क्वेश्चन है, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ PCl4, इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो बेटा। द मोलर कंडक्टेंस ऑफ PCl4 0.4 NH3 इन वाटर कोरोस्पोंडिंग टू अ टोटल ऑफ 3 आयंस, राइट। यानी ये क्या बोल रहा है कि जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो ये 3 आयंस देता है, ठीक है, 3 आयंस देता है। तो अब इसका स्ट्रक्चर बताना है, तो 3 आयंस देगा, यानी 3 आयन देने का मतलब समझना। स्टूडेंट जल्दबाजी में इस क्वेश्चन में जो मैंने देखा है वो स्टूडेंट ये फॉर्मूला लिखते हैं इसका, PT 3 आयन देता है तो वो क्या करते हैं, NH3 4 अंदर ले लेते हैं और 3 आयन देता है, 1 क्लोरीन इधर रख के Cl3 कर देते हैं। बेटा ये तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये 3 आयन नहीं है, ये तो 3 आयन देने का मतलब क्या हुआ, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, PT NH3 होल 4 Cl2, क्योंकि सीधी बात है कोऑर्डिनेशन नंबर प्लेटिनम का या तो 4 होगा या 6 होगा, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 पर ही सारे कॉम्प्लेक्स हैं। तो PT, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बेटा अब इतना पढ़ा दिया है तो आपको खुद अपना ब्रेन भी लगाना है। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 है, तो इसको अगर मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखा तो 2 क्लोराइड अंदर चले गए, अब 2 क्लोराइड बाहर रहेंगे, ठीक है। तो अब इसको मैं आयोनाइज करूंगा तो ये देखो क्या देगा, ये देगा PT NH3। आपको इस तरह के क्वेश्चन करने आने चाहिए, अगर आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो गए तो इस तरह के क्वेश्चन करने लग जाओगे आप। ये देखो अब ये 3 आयन हो गए, ये तो 1 आयन ये वाला और 2 आयन ये वाले, ठीक है, टोटल कितने हो गए 3 आयन्स, ठीक है। इसका IUPAC नेम होगा टेट्रा अमीन डाइक्लोरिडो प्लेटिनियम 4 क्लोराइड, टेट्रा अमीन डाइक्लोरिडो प्लेटिनियम 4 क्लोराइड। तो ये क्वेश्चन इस तरह से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। The complex CONH3 whole 5 BrSO4 give white precipitate with BaCl2 solution, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये white precipitate देता है और ये AgNO3 के साथ, ये लो ये एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में, क्योंकि ये सल्फेट आयन देगा तो BaSO4 बनेगा और ये ब्रोमाइड रिलीज नहीं करेगा, सॉल्यूशन में सल्फेट आयन रिलीज करेगा, क्योंकि ये तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो सल्फेट निकलेगा तो BaSO4 बनेगा और व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा। इसमें सल्फेट इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो सल्फेट आयनाइज होकर बाहर नहीं आएगा सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन ब्रोमाइड आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर ये वाला
इन दोनों के बीच ये +2 और ये -2, +2 कॉम्प्लेक्स के ऊपर है, ब्रोमीन के पास तो -1 ही है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये +1 है और ये -1 है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस आएंगे बेटा। अब ये देखो, गिव एविडेंस दैट CONH3 और ये सिमिलर टाइप क्वेश्चन हो गया, ये भी करवा चुका मैं। इस ये आयोनाइजेशन आइसोमर्स हैं दोनों के दोनों। तो ये जब आयोनाइज होगा तो क्या देगा, ये जब आयोनाइज होगा तो CH3 +2 SO4 -2 देगा, ठीक है। और इसका मतलब ये क्या, ये जो है ये वाला फिर BSO4 के साथ क्या दे देगा, BSO4 के साथ व्हाइट, ये जो ब्लू वाला है जब आयोनाइज होगा तो क्या होगा, CONH3 +2 और SO4 -2, ये ब्लू है। अब इसमें जब हम BaCl2 डालेंगे तो BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनना, ठीक है, किस और इंडिकेट करता है कि इसमें जो सल्फेट आयन है वो आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ये एविडेंस हो गया कि BaCl2 के साथ BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट ये दे रहा है, इसका मतलब सल्फेट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, क्लोराइड इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। और ये जो रेड वाला है इसको जब मैं आयोनाइज करूंगा तो ये आयोनाइज हो जाएगा CONH3 SO4 +1 और क्लोराइड, यानी इसका एक्वस मीडियम ये है। अब इसके अंदर जब मैं AgNO3 डालूंगा, इसके अंदर जब मैं AgNO3 डालूंगा तो ये Ag+ और ये दोनों आपस में कंबाइन करके AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट देंगे। तो इसके अंदर AgCl इसके एक्वस सॉल्यूशन में जब हम AgNO3 डालते हैं तो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है, इसका मतलब क्लोराइड आयन रिलीज हुआ है, आयनाइज हुआ है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है और सल्फेट अंदर है। ये इस तरह से आंसर देने हैं इन क्वेश्चंस के। तो ठीक है, अब आपको समझ में आ गया क्वेश्चंस भी किस तरह के आते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ शुरू में मत पूछा करो कि क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, टॉपिक क्लियर होगा उसके बाद ही तो क्वेश्चंस बताए जाएंगे। अब ये देखो, a coordination compound has the formula COCl3.4 NH3, ठीक है। it does not liberate ammonia but precipitate chloride ion as silver chloride. give the IUPAC name of complex and write its structural formula. एक बार इसको आप खुद ट्राई करो बेटा, इतने सारे क्वेश्चन कराए मैंने, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फिर मैं सोल्व करता हूँ। तो आप सोल्व करो पहले इसको, तो आप क्या करो, वीडियो पॉज कर लो, एक बार सोल्व कर दो, फिर मैं जो बोर्ड पे सॉल्यूशन बताऊंगा फिर उसको चेक करना। मेरा सॉल्यूशन मत देखो, पहले खुद करो बेटा, ताकि आपको समझ में आए कि आपका लेवल कहां तक इंप्रूव हुआ। अगर नहीं हो रहा है तो एक बार वापस वीडियो को देखो। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, आपने कर लिया होगा होप, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपने ये क्वेश्चन कर लिया। अब मैं इसको बता रहा हूं, a coordination compound has the formula COCl3.4 NH3. it does not liberate ammonia, मतलब NH3 मजबूती से जुड़ा हुआ है। और मजबूती से कब जुड़ता है, जब वो लिगेंड की तरह एक्ट करता है। मजबूती से कब जुड़ता है, जब वो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता है, ठीक है। तो और फिर ये क्या बोल रहा है कि a coordination compound has the formula COCl3.4 NH3. it does not liberate ammonia but precipitate chloride ion as a silver chloride. तो कोबाल्ट का फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ये तो मालूम है हमको, हम पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब NH3 लिबरेट नहीं हो रहा है, तो चारों के चारों इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अब हमारे को क्या करना है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर को फिल करना है। मैंने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सिखाया था। तो CONH3 यानी 2 क्लास पहले या 3 क्लास पहले, सॉरी, CONH3 बन जाएगा, ठीक है। 6 कोऑर्डिनेशन 4 और 2 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यहां ये आ जाएगा Cl, ठीक है। इस और यहां आ गया कोबाल्ट पर ये +3 है, इस और यहां बन जाएगा +1 और यह बन जाएगा -1। कोबाल्ट का +3 है तो 2 क्लोराइड ने न्यूट्रल कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो हम यहां पर इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नेम हो गया टेट्रा अमीन डाइक्लोरिडो
कोबाल्ट, नॉट कोबाल्टेट, कोबाल्ट। नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिए कोबाल्टेट लिखते हैं। थर्ड और क्लोराइड। ठीक है, ये तो लिगेंड है, तो क्लोरिडो ये लिगेंड नहीं है, ये खाली कोऑर्डिनेशन स्फीयर को न्यूट्रलाइज कर रहा है। अब जब मैं इसको वाटर में डालूंगा तो इसके एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, ये आयोनाइज होकर 2 आयन देगा। एक आयन तो देगा ये NH3 Cl2 +1 और एक देगा Cl-। अब मैं इसमें AgNO3 डालूंगा तो AgNO3 डालूंगा तो Ag + NO3 - AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। तो आई थिंक अब आपको आइसोमेरिज्म का ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्टार्ट करते हैं, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।